बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है सेल का स्केलेटन। साइटो मीन सेल, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। जैसे हम लोगों का कंकाल होता है, स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल, और साइटो का मतलब सेल, सेल का कंकाल। आपको पता है कि सेल का एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, एक डेफिनेट शेप होता है। आपको ये भी पता होगा कि सेल मूवमेंट करती है। आपको ये भी पता होगा कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें साइक्लोसिस होती है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये साइटोस्केलेटन परफॉर्म करता है। साइटोस्केलेटन के कंपोनेंट पहले हम देख लेते हैं। साइटोस्केलेटन मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है माइक्रो फिलामेंट, एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। बेटा 3 चीज़ें होती हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये जो बेटा माइक्रोफिलामेंट होते हैं सबसे पतले होते हैं। देखो मोटाई के बेसिस पर ऐसा ये सबसे पतले होते हैं, ये इनकी जो मोटाई होती है वो बीच में होती है, ये सबसे मोटे होते हैं। ठीक है, ये 6 से 7 माइक्रोमीटर होते हैं, ये 8 से 12, और ये होते हैं लगभग 25 माइक्रोमीटर मोटे। माइक्रोफिलामेंट आपको मिलते हैं मसल्स में, और इनमें मेनली एक्टिन प्रोटीन होती है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन भी आपको देखने को मिलेगी। इंटरमीडिएट फिलामेंट ये आपको मिलते हैं न्यूक्लियर लेमाइना में। हम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा था, तब हम लोगों ने देखा था कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इंटरमीडिएट फिलामेंट लगे हुए हैं, जिनको हमने क्या कहा था, न्यूक्लियर लेमाइना। इसमें बेटे जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन मिलती है कौन सी, केराटिन फैमिली की प्रोटीन होती है, जिसका एग्जाम्पल हमने बताया था लेमाइन प्रोटीन। लेमाइन प्रोटीन, ये प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है। इसका जो विड्थ होती है, मोटाई होती है, वो 8 से 12 माइक्रोमीटर होती है। इसकी 6 से 7 माइक्रोन, और ये होती है 25 माइक्रोन तक। ठीक, ये आपको न्यूक्लियर लेमाइना में मिलेगी, और ये जो न्यूक्लियर लेमाइना बनाती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर लेमाइना फॉर्म करती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो काम है बेटा, ये सेल के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं और सेल की मोटेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेल मोटेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सेल डिवीज़न के टाइम पर बेटा, सेल डिवीज़न के टाइम पर ये स्पेंडल फाइबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्पेंडल फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, और सिलिया फ्लैजला का फॉर्मेशन करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इनमें जो प्रोटीन होती है बेटा वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब जरा ध्यान से देखो, सबकी मोटाई अलग अलग लिखी है। सबसे पतले होते हैं 6 से 7 माइक्रोन, 8 से 12 माइक्रोन, ये 25 माइक्रोन। ये मिलते कहाँ, ये मसल्स में मिलते हैं, ये मिलते हैं न्यूक्लियर लेमाइना में सेल की, और ये मिलते हैं कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। और ये सेल की मोटेलिटी, सेल डिवीजन, स्पेंडल फाइबर बनाने में और सिलिया और फ्लैजेला के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल को एक शेप भी प्रोवाइड करते हैं, सेल को मोटेलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये लेमाइन प्रोटीन जो कि केराटिन फैमिली की प्रोटीन है, और ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के। क्लियर है? अब ये बेटा जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन का मतलब है ये हॉलो प्रोटीन होगी, ऐसे प्रोटीन होगी जो बीच में कैसी होगी, हॉलो होगी, ट्यूब लाइक होगी। ये जो फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर, इसके माइक्रोफिलामेंट ये सॉलिड होते हैं। ये वाले भी कैसे होते हैं बेटा, ये भी सॉलिड होते हैं, और ये हॉलो होते हैं। इनमें बेटा
13 ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे ट्यूब्यूल से मिलकर के बन, जिनको हम प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। 13 प्रोटोफिलामेंट से। देखो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है ये? एक माइक्रोट्यूब्यूल है। अब एक माइक्रोट्यूब्यूल में हमारे पास कितने प्रोटोफिलामेंट प्रेजेंट हैं? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 हो गए। इस तरह से। तो ये जो अरेंजमेंट है बेटा, ये क्या है? ऐसे ये 13 फिलामेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। तो ये बेटा एक प्रोटोफिलामेंट है, वो स्पायरली ऐसे अरेंज होता है। जैसे कि ये मार्कर है मान लो, तो इसमें ऐसे स्पायरली ट्यूबुलिन प्रोटीन अरेंज है, तो पूरी लंबाई में ऐसे फैले होते हैं। तो ये एक स्पायरल बना ऐसे 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 ये लंबाई में फैला रहेगा। ठीक है। तो बेटा इसमें असल में दो तरह के फिलामेंट होते हैं। एक होता है, एक मिलेगा इसमें तुम्हें अल्फा फिलामेंट और एक मिलेगा बीटा। तो ये दो मोनोमर से मिलके बना होता है। एक ये अल्फा ऐसे है और ऐसे दूसरा यहाँ पर। तो ये दो स्पायरल एक में अरेंज होते हैं। जैसे आप लोगों के पास स्पायरल कॉपी होती है, जैसे एक कॉपी होती है आप लोगों की नोटबुक, तो ऐसे इसमें स्पायरल बाइंडिंग होती है पीछे, देखा है कि नहीं, है ना? तो ऐसे स्पायरल लंबाई में पूरा ये फैला हुआ। लेकिन बेटा इनके बीच बीच में गैप होता है कॉपी में, लेकिन इसमें गैप नहीं होता। इसमें क्या होता है, जैसे एक ये अल्फ़ा के बाइंड है, तो दूसरा बीटा जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ आ जाएगा। ये बीटा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। समझे कि नहीं? मतलब ऐसे देखो, अगर ये वाला ऐसे है तो दूसरा, मान लो ये अल्फ़ा, तो ये कौन सा हो गया? बीटा। फिर ये अल्फ़ा बीटा। चलो एक ही कलर चुना दे, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा। ये मान लो अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा। तो इस तरह से सभी अरेंज होते हैं। तो अब ये पूरी लंबाई में अगर हम टीएस काटेंगे, इसका किसी माइक्रोफिलामेंट का टीएस काटेंगे, तो हमें ये जहाँ से भी काटेंगे तो यही 13 हमें ऐसे दिखाई पड़ेंगे। ये एक ट्यूब्यूल की बात हो रही, एक माइक्रोट्यूब्यूल की बात। ठीक है। तो कितने प्रोटीन्स होते हैं? 13 प्रोटोफिलामेंट से बना होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल। क्लियर है? नोट करो, इरेज करें बेटा। ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास बेटा सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल जो होते हैं बेटा वो साइटोस्केलेटन का ही पार्ट है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो सेंट्रियोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक सेंट्रियोल बेटा जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल दो होते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे, ये दो ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं और इनको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है। तो दोनों को, ये दो हैं, ये एक क्या है बेटा? सेंट्रियोल। दूसरा क्या है? दूसरा भी सेंट्रियोल है। दोनों स्ट्रक्चर में बिल्कुल
एक दूसरे के एक ही जैसे होंगे देखने में, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन इनका अरेंजमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। एक इधर को है तो दूसरा इस तरह से होगा, ठीक है, ये होगा। और इनके चारों ओर बेटा कुछ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है जो इनको चारों तरफ से कवर करता है, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोस्फेयर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोस्फेयर। अच्छा, ये जो होता है, अब इसको हम डिप्लोसोम कहेंगे। दो है ना बेटा, एक आपको ट्रांसवर्स मिलेगा, एक लॉन्गिट्यूडनल मिलेगा, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ये दोनों, तो दोनों को मिलाकर डिप्लोसोम कहेंगे। अब ये दोनों सेंट्रियोल और प्लस इसके चारों ओर जो साइटोप्लाज्म इकट्ठा है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम बेटा कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना हुआ ऑर्गेनेल है जो सेल की मोटिलिटी बनाने में, सेल का शेप बनाने में, सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाने में और सिलिया और फ्लैजेला को बनाने में रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या क्या काम करता है ये बेटा? एक तो सिलिया बनाता है, फ्लैजेला बनाता है और सेल डिवीजन के समय क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर बनाता है। और ये बना किससे होता है बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल से। अभी हमने माइक्रोट्यूब्यूल की बात करी है ना? ये ट्यूब्यूल्स का बना होता है। मोस्टली प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, सभी एनिमल सेल में मिलता है। किस में मिलेगा बेटा? ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में क्या सभी में प्रेजेंट एब्सेंट होता है? लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, मोस्टली एब्सेंट होता है। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में ये क्या होगा? एब्सेंट होता है, ठीक। एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा और सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल। अच्छा, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम दोनों वर्ड्स को ज़्यादातर सिनोनिमस से यूज किया जाता है। हम सेंट्रोल कहते हैं तो अभी वही, और सेंट्रोसोम कहते हैं तो अभी वही समझा जाता है, इसी की बात हो रही। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। देखो क्या है, सेंट्रोसोम ये पार्ट है मेन जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ। सेंट्रोसोम जब हम कहेंगे तब ये पूरा स्ट्रक्चर आएगा, सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर। सेंट्रोस्फेयर क्या है? साइटोप्लाज्म है जो अरेंज है सेंट्रियोल के चारों ओर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब बताओ सेंट्रियोल किसके बने होते हैं बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स के, जिसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होती, ठीक है। सेंट्रियोल का काम क्या है? सेल को शेप प्रोवाइड करना, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करना, सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर बनाना और सिलिया और फ्लैजेला बनाना, ठीक है। ठीक है बेटा। सेंट्रियोल में होता क्या है बेटा? इनका जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो 9+0 होता है, यानी 9 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। 9 कितने बेटा? सेंट्रल नहीं, पेरीफेरल। सेंट्रल ये है, 9 पेरीफेरल और सेंटर में कितने होंगे? जैसे हम लोग सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट देखा जाता है। किनारे किनारे कितने? 9 और बीच में कितने? 2। सेंट्रियोल में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट जब होगा तब सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होंगे बेटा? 9। सेंटर में 0, पेरीफेरी पे कितने होंगे? 9।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये हम कुछ फिलामेंट बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं बेटा, ये 3 ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। 3 ट्यूब्यूल एक साथ जुड़े हुए होते हैं। कितने बेटा? 3। अब इनको बोला जाता है ट्रिपलेट। क्या बोला जाता है बेटा? ट्रिपलेट बोला जाता है ऐसे। और ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देखो बेटा, ये जो 3 फिलामेंट एक साथ जुड़े हुए हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, इनमें ये वाला होगा ए, ये होता है बी और ये होता है सी। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, सब में ऐसा होगा ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। समझे कि नहीं? अब बेटा देखो, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब तीनों एक जैसे हैं और 3 जुड़ करके एक ये ऐसे फिलामेंट बना रहे हैं। और ऐसे ट्रिपलेट कितने होते हैं? 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होंगे। ठीक है। बीच में कितने होंगे बेटा? 0। बीच में 0। बीच में एक प्रोटीन होती है, सेंट्रल प्रोटीन जिसको बोलते हैं। इसका एक नाम है सेंट्रल हब। क्या नाम है बेटा? सेंट्रल हब। लेकिन फिलामेंट नहीं, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स कोई भी नहीं है, ऐसे होता है। अब ये बेटा जो 3 आप देख रहे हो, इनमें एक में कितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं बेटा? एक में कितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं? 13 होते हैं ना। जैसे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 ऐसे 13 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13। दूसरा जो ये है ए। दूसरा बी वाले में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सी वाले में कितने होंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब में 13 है ना। बाद में हमने बनाया है तो हमने 10 गिने हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 यहाँ से ये जो है ये कॉमन हो जाएगा इसमें, 3 या 4। समझे कि नहीं? तो मतलब जो ए वाली, जिसको हम ए कह रहे हैं, उसमें टोटल 13 होंगे। इसमें वैसे तो 13 होंगे, लेकिन यहाँ से हम देख, ये कॉमन छोड़ के इसमें 10 ऐसे होंगे। ठीक है ना। मतलब ये इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम ये कन्फ्यूजन हो जाना कि ए कौन सा है, हम ये कैसे पहचानेंगे कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। ए जो होगा उसमें 13 के 13 होंगे पूरा, और ये जो बी और सी है शेयरिंग से बनेंगे। ठीक है। जो प्रोटोफिलामेंट होते हैं उनकी शेयरिंग हो जाती है और ये उससे जुड़ते चले जाते हैं। ये तीनों ये जुड़े हुए, देखो यहाँ पे जुड़े हैं, जोड़ के बनाया है ना हमने, ऐसे है ना। तो इससे अब यहाँ से बेटा जो ए वाला है, ये सेंट्रल हब से जुड़ा हुआ होगा। अच्छा, ये ए सी का आपस में जो ए होता है, ये सी वाले से जुड़ा होता है। ऐसे सब में देख रहे हो कि नहीं? इसको बोलते हैं ए सी लिंक। ठीक।
और ये इसको बोलेंगे रेडियल स्पोक। क्या बोलेंगे बेटा? रेडियल स्पोक। इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। ये सेंट्रल हब बेटा बीच में है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ये सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ही हो। कहा जाता है कि अब ये थोड़ा सा प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है, आसपास यहीं पे होता है कहीं पर, सेंट्रल हब कहा जाता है। इसका मतलब ये मत समझना कि बीच में। एनसीईआरटी लाओ बेटा, पेज नंबर 138 खोलो, पेज नंबर 138 खोलो बेटा, दूसरी लाइन पढ़ो। हाँ 138 सेकंड लाइन पढ़ो। यस, ये आज जो एडजेसेंट ट्रिपलेट आप लिंक होते हैं। The central part of proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub। बस रुको, यही बात बता रहे हैं ना बेटा। क्या लिखा हुआ जो सेंट्रल पार्ट है वो प्रोटेनियस होता है ना, और वो लिखा हुआ ना प्रॉक्सिमल पार्ट में है, लेकिन उसको वो सेंट्रल हब बोला जाता है। बात क्लियर है ना? तो ये जो जैसे ही सब बता रहे हैं वैसे ही समझते जाना, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये इसको ये लिखा हुआ कि ये नहीं लिखा कहीं पर कि ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल हब, लेकिन ये प्रॉक्सिमल पार्ट में यहीं आसपास कहीं पर होता है और ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, और एडजेसेंट जो ये होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं, और ये एक दूसरे से लिंक भी होते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि अब ये जो फिलामेंट है ये सेंट्रल हब से जुड़ा होगा। सब हर एक का ट्रिपलेट, इसको क्या बोला है? ट्रिपलेट बोला है, ट्रिपलेट बोला ना। तो ये ट्रिपलेट, हर एक ट्रिपलेट का तीनों से नहीं, एक से एक प्रोटीन फिलामेंट निकलेगा, प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंट होगा। ये किससे जुड़ा होगा? सेंट्रल हब से जुड़ा होगा। सब में देख लो किससे जुड़ा होगा बेटा? सेंट्रल हब से जुड़ा होगा। और इसको हम बोलेंगे रेडियल स्पोक। क्या बोलेंगे? रेडियल स्पोक बोलते हैं। और यहाँ पर बेटा हमारे पास कुछ प्रोटीन की थिकनिंग प्रेजेंट होती, यहाँ पर हमारे पास प्रोटीन की थिकनिंग प्रेजेंट होती, यानी प्रोटीन यहाँ पर जमा हो जाती, प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या जमा हो जाता है बेटा? यहाँ पर प्रोटीन जमा हो जाता। ये तो हमने दिखाया है, ये सेंट्रल हब है, ये फिलामेंट नहीं है। ठीक, और यहाँ पर बेटा ये क्या है? प्रोटीन की थिकनिंग है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे एक्स थिकनिंग। क्या बोलेंगे? ये दिखाई पड़ रहा है इधर? एक्स थिकनिंग बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं बेटा? एक्स थिकनिंग। कुछ प्रोटीन बेटा यहाँ पर साइटोप्लाज्म में जमा हो जाती है। साइटोप्लाज्म समझ रहे हो ना बेटा? मतलब ये है, देखो यहाँ पर जो इसके बाहर बीच में स्पेस है ना, तो वो स्पेस किसका है? यही जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ये सेल के अंदर पूरा साइटोप्लाज्म है, वो यहाँ बीच में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वो साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाती है जहाँ तहाँ, और वो जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन ऐसे यहाँ पर अरेंज है। तो यहाँ पर भी एक टाइप की थिकनिंग। अब यहाँ पर एक पॉइंट नहीं है, कई सारे होते हैं, कई थिकनिंग्स होती हैं। हमने एक बनाया है ऐसे क्योंकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है, और कोई बात नहीं है, ऐसे ही एक बना दिया है। आप चाहो तो ज़्यादा बना सकते हो, है ना। तो इसको हम बोलेंगे वाई थिकनिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? वाई थिकनिंग। ये क्या था बेटा? एक्स थिकनिंग था। और ये कौन सी थिकनिंग हो गई? वाई थिकनिंग हो गई। ठीक है, इसमें भी एक कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर जुड़े हुए आपको मिलेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये बेटा एक हम जो सेंट्रियोल है, ये क्या है? सेंट्रियोल है। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने सेंट्रियोल बनाया है, तो अभी केवल ऐसे हमने बना दिया था ऐसा। एक्चुअली उसको हम अगर जूम करके देखेंगे, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो हमें ऐसा दिखेगा। ये है सेंट्रियोल, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के ट्रिपलेट हैं, एक दूसरे से तीनों जुड़े हुए हैं, और ऐसे 9 ट्रिपलेट हैं जो एक दूसरे से फिर लिंक्ड हैं एक फिलामेंट से, जिसको AC लिंक कहते हैं। जो A और C, इसके बीच में डैश कर लो, AC लिंक। ठीक, ये
अब ये जो फिलामेंट है बेटा, ये बीच में जो सेंट्रल हब प्रेजेंट है प्रोटीन का, उससे जुड़े हुए हैं पतले पतले फिलामेंट्स के थ्रू, जिसमें कुछ थिकनिंग है, और ये जो प्रोटीन की थिकनिंग है, साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन की थिकनिंग है जहाँ तहाँ, और ये सभी फाइबर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तभी तो बेटा ये स्केलेटन बना पाएंगे, एक ढांचा बना पाएंगे, और यही सेल को एक मोटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे ये सेल को। ठीक है, इसी को बोलेंगे सेंट्रियोल, और वो ये सेंट्रियोल है। इसका दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है ऐसा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर बेटा कुछ, अब ये पूरा साइटोप्लाज्म है, जो इसके चारों ओर इकट्ठा होगा वो क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्म होगा। इसमें भी कुछ थिकनिंग होती है, जहाँ तहाँ प्रोटीन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एमार्फस थिकनिंग। क्या बोलते हैं बेटा, एमार्फस का मतलब है, मार्फोलॉजी का मतलब है स्ट्रक्चर, जो इसके स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है। लेकिन चूंकि ये जो हम साइटोप्लाज्म बना रहे हैं, ये क्या है, क्या स्फेरोसोम नहीं है, स्फेरोसोम या स्फेरोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर। ठीक है, सेंट्रोस्फेयर को स्फेरोसोम भी कहते हैं। तो ये जो सेंट्रोस्फेयर है बेटा, जो साइटोप्लाज्म है, उसी में थिकनिंग है, जो कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये है तो साइटोप्लाज्म ही, तो इसलिए इसको बोलते हैं एमार्फस थिकनिंग। अब ये है सेंट्रियोल, ये है सेंट्रियोल, और ये पूरा का हम देखेंगे साइटोप्लाज्म को मिलाकर जो इसके चारों ओर है, जो को सराउंड करता है, इसको हम बोलेंगे क्या, सेंट्रोसोम। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सेंट्रोसोम बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है ना। अब बेटा साइटोप्लाज्म तो पूरी सेल में भरा हुआ है। तुम लोग सोचोगे साइटोप्लाज्म पूरे में है तो इसके चारों ओर ही, तो क्या पूरे साइटोप्लाज्म को भी स्फेरोसोम कहेंगे। साइटोप्लाज्म तो इसके चारों ओर है, अब हर ऑर्गेनेल के चारों ओर साइटोप्लाज्म होगा। असल में साइटोप्लाज्म जो होता है, जो इसके नज़दीक, जो इसको चारों ओर से कवर करता है, जिसका कुछ संबंध इससे रहता है। संबंध का मतलब क्या है, जैसे रसगुल्ला डूबा हुआ है चाशनी में, तो आप रसगुल्ला निकालोगे तो कुछ चाशनी तो उसके साथ आएगी ना बेटा, जिसमें वो डूब जो उसके साथ क्लोजली अटैच है, ठीक है, एडहेसिव फोर्स के साथ, तो वो साइटोप्लाज्म है। अब ये सेंट्रोसोम इधर अगर खिसक रहा है तो वो साइटोप्लाज्म भी इसके साथ मूव करेगा, वो है स्फेरोसोम पूरा। समझे कि नहीं। अब बेटा हमें इसमें पढ़ना है इसका जो मेन रोल है सिलिया और फ्लैजेला बनाने में। ठीक है, इसके फंक्शन बेटा हम अगर देखें सेंट्रियोल के फंक्शन, तो पहले तो हमने बात की थी, एक तो पता है हमको सिलिया बनाता है, फ्लैजेला बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। इसके साथ ही हमने जो बात नहीं करी है, सेल वॉल बनाने में भी इसका रोल है। ये बात क्लियर है बेटा। अब बताओ सेल वॉल, जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा है, हम लोग न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हमने कहा, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, हम लोग जब सेल वॉल पढ़ रहे थे तो सेल वॉल में हमने कहा था कि सेलुलोज ग्लूकोज जो होती है वो सेल वॉल में कन्वर्ट होकर के बाहर निकलती है और बाहर आकर के एक जाल बनाती है, मैट्रिक्स जिसमें डाला जाता है और तब जाकर के सेल वॉल बनती है। याद आ रहा है कुछ। वो जो सेलुलोज बन के बाहर निकलता है, वो सेंट्रियोल ही उसको बाहर निकालता है। ठीक है, तो वहाँ पर सेल वॉल बनाने में ये हेल्प करता है। और एक काम है इसका बेटा, गाल्जी बॉडी जो और ईआर में हमने देखा था कुछ वेसाइकल्स बनती हैं, और वो वेसाइकल्स कुछ केमिकल्स को या प्रोटीन या लिपिड को पैक करके मूव कराते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, साइटोप्लाज्म में, इंट्रासेलुलर टारगेट के पास, और कभी कभी सेल के बाहर भी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है बेटा, ये वेसाइकल्स का मूवमेंट जो होता है, वेसाइकल्स का मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, ये इसकी हेल्प के बिना नहीं हो पाता। तो वेसाइकुलर मूवमेंट के लिए भी सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ अच्छे अच्छे काम करता है ये। ठीक है, इसीलिए आज इसको हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है बेटा, इरेज करें। अब बेटा हम लोग देखेंगे सिलिया और फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे बनती हैं सिलिया और फ्लैजेला, ठीक है, और सिलिया और फ्लैजेला कैसे फंक्शंस करती हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा।